नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जी हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैरा जंबल्स को सॉल्व करना और रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस जिसको बोला जाता है। और इसी कड़ी में वो था पार्ट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। दो टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, जिसमें पहला वो जिसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, सिक्वेंस पूरा दिया रहता है, PQ RS RS PQ, और उसमें आपको टिक करना पड़ता है और वो बहुत ही ईजी हो जाता है, यानी कि आप 10 से 15 सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दूसरे टाइप का जो बच्चों होता है उसमें हमारे पास ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए होते हैं, सीक्वेंस नहीं दिया होता, बस ऐसे पूछता है कि अरेंजमेंट के बाद अब बताइए पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, लास्ट कौन सा होगा, या सेकंड लास्ट कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बैंक में ज्यादातर पूछा जाता है, राइट। तो अब जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये पार्ट नंबर 2 है पैरा जंबल्स का, और इसमें हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पे लिखे हुए हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुका है। वही क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं बच्चों जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले कहीं ना कहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो चले आते हैं बिना टाइम व्यतीत किए हुए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास टाइम की हमेशा कमी रहती है। जल्दी से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो एज यू कैन सी हियर, कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस A B C D E F टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलोज, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर A B C D E F कितने सेंटेंस हुए बच्चे? 6 सेंटेंसेस यहां पर गिवन है। 6 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है, बताना है। एक बार आपका अरेंजमेंट पूरा हो जाता है, सीक्वेंस बन जाता है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं। फिर चाहे जो सा भी पूछेगा, पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, आप बखूबी बता लोगे। तो जैसा कि मैंने बच्चों आपसे बताया था कि किसी भी पैरा जंबल के क्वेश्चन को करने के लिए, रीअरेंजमेंट को बनाने के लिए आपको देखना पड़ता है कि ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा। और ओपनिंग सेंटेंस बच्चे वही होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, किसी से भी रिलेटेड नहीं होता। और उसमें एक नाउन, जनरली एक नाउन होता है, प्रोनाउन भी हालांकि हो सकता है, लेकिन किसी से कनेक्टेड नहीं होगा, अपने आप में स्वतंत्र होगा वो, और एक नए सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करेगा। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या हुआ? जैसे हम शुरुआत में किसी चीज को जो पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन डालते हैं ना, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। बीच में किसी, जैसे कुछ निबंध लिख रहे हैं तो बीच में क्या होता है? मेन बॉडी, जिसमें उसके एग्जांपल्स लेते हैं, एप्लीकेशंस लेते हैं, लास्ट में कंक्लूजन रखते हैं, निष्कर्ष। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है। तो शुरुआत क्या हाउ एवर से कर सकते हैं? क्या ये पहला हो सकता है? However, while reading they would not। हमें नहीं पता however क्यों लगाए। however का मतलब तो बट होता है, बट से शुरुआत यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पर दे आ रहा है, दे के बारे में अभी बातचीत नहीं हुई, इसका मतलब ये सेंटेंस पहला नहीं जा सकता। उसके बाद बी वाले में चेक करते क्या कह रहा है। बी वाले में कह रहा है सिंस देन देयर यूज हैव बीन रेगुलाइज्ड, तब से उनका यूज, तब से कब से भाई, उनका यूज किसका यूज नहीं पता, इसका मतलब बी भी पहला नहीं हो सकता। अब पढ़ते हैं डी वाला पहले। बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम, लेकिन हर कोई नहीं यूज करता था, इसका मतलब ये भी कनेक्टेड सेंटेंस लग रहा है, पहला नहीं हो सकता। इसके बाद ई में क्या लिखा है? टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। कौन सी वाली प्रॉब्लम? अभी हमने कोई भी प्रॉब्लम की चर्चा नहीं की है, इसका मतलब ई वाला भी पहला नहीं हो सकता। उसके बाद एफ में लिखा 10 फर्मर गाइडलाइंस, इस प्रकार से फर्मर गाइडलाइंस बनाई गई, तो इस प्रकार से किसी भी कहानी की शुरुआत नहीं हो सकती। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सी, और ये पहला हो जाएगा हमारा। अब पढ़ लेते हैं, जब हम पहला मिल गया तो हम पढ़ेंगे पहले वाले सेंटेंस में लिखा क्या है, बात किसकी हो रही है, और धीरे धीरे कनेक्ट करके चले जाएंगे अपने अगले सेंटेंस की तरफ। लिखा हुआ है इन अर्लियर डेज पीपल लर्नड बाय रीडिंग आउट लाउड। पहले के दिनों में लोग याद करते थे जोर जोर से पढ़ के, ये कहना चाहता है बाय रीडिंग आउट लाउड, जोर जोर से पढ़ के याद किया करते थे। तो इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं? यानी कि डेज की बात हो रही है, उसके बाद रीडिंग की बात हो रही है, और लोगों की बात हो रही है। तो हमें कोई ना कोई चीज से कनेक्टेड चाहिए, तो टाइम चाहिए, या लोग चाहिए, या रीडिंग चाहिए। देखो किससे कनेक्ट हो रहा है, कहीं में रीडिंग और लिखा हुआ है, किसमें लिखा भाई? इसमें लिखा, देखो However, लेकिन while reading, पढ़ते समय, दे किसके लिए आया है? लोगों के लिए। देखो people के लिए दे आया है। They would not know, उनको नहीं पता होता था
कि व्हेन टू पॉज, कब रुकना है, और व्हाट टू एम्फसाइज, किस चीज को जोर देकर बोलना है, राइट। उनको नहीं पता होता था कि कहां पर रुकना है, किस चीज को एम्फसाइज करना है। ये एक समस्या बन गई भाई। अब अगर समस्या है तो उसका निदान भी करना चाहिए। तो कहां पर समस्या की बात हो रही है, देखो ये आ जाएगा तीसरा, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम, ये समस्या बन गई थी, इस प्रॉब्लम को से निपटने के लिए वेरियस साइंस डिपिक्टिंग वेरियस पंक्चुएशंस वर इंट्रोड्यूस्ड। कुछ साइंस बनाए गए जो कि बताते थे वेरियस पंक्चुएशंस को, और उनको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहां पे पंक्चुएशन मार्क्स आ गए, इंट्रोड्यूस हुए। क्या हम इससे पहले डी लगा सकते थे? द सेम पंक्चुएशन। अभी पंक्चुएशन की बात ही नहीं हुई तो सेम कैसे कह सकते हो? जब यहां पर ये तीसरा हो गया, यहां पर हमने पंक्चुएशन की बात कर ली, अब हम लगा सकते हैं सेम पंक्चुएशन। लेकिन एक समस्या और आई जो कि जिसमें 4 में बात कर रहा है, 4 नंबर, बट नॉट एवरीबडी यूज्ड द सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम थिंग। हर कोई सेम जगह के लिए सेम पंक्चुएशन यूज नहीं करता था। ये भी एक समस्या है। इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि तब से उनका यूज रेगुलराइज्ड होने लगा और उसके बाद द पंक्चुएशन रूल हैव बीन फॉलोड बाय ऑल, सभी के द्वारा पंक्चुएशन मार्क्स को यानी रूल को फॉलो किया जाने लगा। अभी तो समस्या बनी हुई है। इसका मतलब, क्योंकि क्या कह रहा है कि हर कोई सेम पंक्चुएशन सेम जगह पे यूज नहीं करता था पहले, इसको तो हम लोग निदान करें समस्या का। वो किसमें लिखा हुआ है? इसलिए 5वां, thus firmer guidelines regarding punctuation, देखो अगेन punctuations were framed so that everyone used them in a similar way। देखो similar way और everyone यहां बता रहा है कि हम कहां से होकर आए, हम यहां से होकर आए, but not everybody use the same punctuations for the same thing, right। देखो यहां पर क्या, similar way। दस इस प्रकार से या इसलिए फर्मर गाइडलाइंस बनाई गई रिगार्डिंग पंक्चुएशन के, उनको फ्रेम किया गया ताकि हर कोई सेम पंक्चुएशन को सेम जगह पे यूज कर सके, हर कोई एक तरीके से सिमिलर वे से यूज कर सके। और जब ऐसा हो गया तब से उनका यूज जो था वो रेगुलाइज्ड हो गया और पंक्चुएशन रूल फॉलो किए जाने लगे सभी के द्वारा। बताएं भाई, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई समस्या, कोई बात ना समझ में आई हो? मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार अपने से करना। इसको बहुत आसान है, समझते हुए अपने से एक बार करना। पूरे सेंटेंसेस को अरेंज करना और देखना कि इसका सीक्वेंस क्या है, राइट। इसका सीक्वेंस बच्चे लास्ट में मैच कराना कि सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद एफ और लास्ट में आएगा बी। CAEDFB। इसका ये आंसर अगर आपका आए खुद से करना तो आप समझ जाना कि आपने सीख लिया। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़े भाई, कोशिश करें। अगेन 6 सेंटेंस लिखे हुए ABCDEF जिनको आपको अरेंज करना है। पहला काम क्या है? स्वतंत्र सेंटेंस फाइंड आउट करना जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र हो, एक नया सब्जेक्ट मैटर बता रहा हो, कहानी की शुरुआत कर रहा हो और साथ ही साथ वो किसी से कनेक्टेड ना हो। उसमें एज सच कोई कीवर्ड ना शामिल हो। जैसे पहले वाले में क्या लिखा है? द रिसर्चर्स इन दीज कंपनीज। कौन सी कंपनीज? बात अभी नहीं हुई है। वी कैन नॉट स्टार्ट द सेंटेंस द रीअरेंजमेंट यूजिंग द फर्स्ट सेंटेंस ए एंड देन कमिंग टू द बी। द ड्रीम्स व्हाइल एट वर्क आर दस हेल्पफुल
यहाँ पर लिखा है 10B वाले में, इसका मतलब ये भी सेंटेंस पहला नहीं हो सकता। उसके बाद वुड यू बिलीव दैट सम यूके बेस्ड कंपनीज आर अरेंजिंग फॉर बेड एट द वर्क प्लेस, ये हो सकता, अभी रुक जाएंगे। द रीजन दे क्लेम, इससे शुरुआत नहीं हो सकती। द रीजन दे क्लेम, कौन क्लेम करता नहीं पता। वी ओनली होप दैट दीज क्रूशियल प्रॉब्लम्स, कौन से क्रूशियल प्रॉब्लम्स, अभी इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है। बट इट इज ट्रू, बट से भी शुरुआत नहीं हो सकती। सो वी आर टेक्निकली लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज वुड यू बिलीव दैट सम यूके बेस्ड कंपनीज आर अरेंजिंग फॉर बेड एट द वर्क प्लेस। पहला हो गया भाई। अब जैसा ही पहला आ गया, पहले को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कौन कौन से वर्ड जो हैं वो ट्रांजिशन हो रहा है, स्मूथ ट्रांजिशन, आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। बच्चे अगर आप यहाँ पे सोचो कि इसके बाद हम दूसरा ये लगाते हैं, द रीजन दे क्लेम कुड बी दैट ड्रीम्स प्रोड्यूस क्रिएटिव आइडियाज, है ना, द ड्रीम्स वाइल एट वर्क आर दस हेल्पफुल टू सॉल्व क्रूशियल प्रॉब्लम्स। और मान लो हम द रीजन दे क्लेम करते हैं कुड बी द ड्रीम्स, और उसके बाद द रिसर्चर इन दिस कंपनी क्लेम दैट दे कुड डू बेटर बाय अलाउइंग देयर एम्प्लॉयज टू डोज ऑफ। तो आपको सोचना चाहिए कि पहले ड्रीम आएगा या पहले डोज ऑफ, का मतलब नींद लेना, झपकी लेना, राइट, सोना। तो पहले ड्रीम्स आ जाएंगे या पहले डोज ऑफ आ जाएगा। अगर आपने डोज ऑफ यहाँ पे लगा दिया कि जो रिसर्चर्स हैं कंपनी में वो क्लेम करते हैं कि वो अच्छा कर पाएंगे अगर अपने एम्प्लॉय को सोने के लिए इजाज़त दे दी जाए वर्क प्लेस पे। और फिर हम कहते हैं कि रीज़न ये हो सकता है कि वो क्लेम करते हैं कि ड्रीम्स जो हैं कुड बी दैट ड्रीम्स प्रोड्यूस क्रिएटिव सोल्यूशन, क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं, सोल्यूशन भी देते हैं। और उसके बाद जब ड्रीम्स की बात होगी तो आप लगा सकते हो द ड्रीम्स वाइल एट वर्क आर दस हेल्पफुल टू सॉल्व क्रूशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ये लगा सकते हो, प्रॉब्लम्स की बात हुई ना, वी ओनली होप दैट दीज क्रूशियल प्रॉब्लम्स इन यूके आर डिफरेंट फ्रॉम। लेकिन जब आप ये कर दोगे तो एक सेंटेंस बच जाएगा, वो कौन सा है जो बचेगा, एफ वाला बच जाएगा। एफ को लगाने की जगह आप नहीं पाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी कंक्लूजन दे दिया कि वी ओनली होप दैट दीज क्रूशियल प्रॉब्लम्स यूके आर डिफरेंट फ्रॉम दोज आर आवर्स। ये कहां ले जाओगे, बट इट इज ट्रू एंड इज कंसीडर्ड एज अ स्टेप टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। यहां पर क्या है, अगर आप कहो कि सर इसको लास्ट में रखेंगे और इसको लास्ट से पहले रख दे कि वी ओनली होप दैट दीज क्रूशियल प्रॉब्लम्स इन यूके आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्थ। यहां पे तो क्रूशियल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, लेकिन एफ में क्या लिखा है, लेकिन ये सत्य है और कंसीडर किया जाता है एक स्टेप, एज अ स्टेप टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब हमें अभी इसकी जो ड्रीम वाली सोने जो देते हैं ना, इसकी जो एप्लीकेशन है वो खत्म नहीं हुई। इसका मतलब पहला अगर ये आया कि आप विश्वास करें, वुड यू बिलीव दैट सम यूके बेस्ड कंपनीज आर अरेंजिंग फॉर बेड एट द वर्क प्लेस, क्वेश्चन है। अब कह रहा है लेकिन ये सच है, दो यहां पर जाना चाहिए बच्चे, अदरवाइज आपको ये एफ लगाने की जगह नहीं बचेगी। तो एफ में क्या कह रहा है, लेकिन ये सत्य है और कंसीडर किया जाता है। अब देखो कनेक्ट कैसे होगा, वुड यू बिलीव दैट सम यूके बेस्ड कंपनीज स्टेप टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ देयर किसके लिए आया, कंपनी के लिए आया। देखो कंपनी से मैच हो रहा है, देयर प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट, यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हम उसी सीक्वेंस में लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पर है दैट ड्रीम्स प्रोड्यूस क्रिएटिव सॉल्यूशंस, है ना। उसके बाद लिखा है दैट ड्रीम्स व्हाइल एट वर्क आर दस हेल्पफुल टू सॉल्व क्रूशियल प्रॉब्लम्स। क्रूशियल प्रॉब्लम्स यहां पर भी है, इसका मतलब कि बी से ये कनेक्ट हो रहा है ई, लेकिन उससे पहले कौन सा जाएगा, पहले ड्रीम देखोगे क्या, पहले सोगे, पहले सोना पड़ेगा उसके लिए। इसका मतलब तीसरा कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा। द रिसर्चर्स इन दीज कंपनीज, देखो अभी कंपनीज पे लगा हुआ है, डटा हुआ है, क्लेम करते हैं दैट दे कुड डू बेटर बाय अलाउइंग देयर एम्प्लॉयज टू डोज ऑफ एट वर्क प्लेस। सोने के लिए अगर वो देंगे इजाजत तो वो अच्छा कर सकते हैं, राइट, रिसर्चर्स ही कहते हैं। अब वो रीजन क्या है, द रीजन दे क्लेम कुड बी दैट ड्रीम्स प्रोड्यूस क्रिएटिव सॉल्यूशंस, प्रोड्यूस करते हैं क्रिएटिव सॉल्यूशंस को। अच्छा, यहां पे ड्रीम्स के बारे में आया, देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जैसे ड्रीम्स के बारे में बात हुई द ड्रीम लगा सकते हैं। द ड्रीम्स व्हाइल एट वर्क आर दस हेल्पफुल टू सॉल्व क्रूशियल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाते हैं।
और उसके बाद बचा कौन सा? द ड्रीम्स वाइल एट वर्क आर दस हेल्पफुल टू सॉल्व क्रूशियल प्रॉब्लम्स। कहां से कनेक्ट हो रहा है? यहां से। वी ओनली होप दैट दीज क्रूशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि ये हो गया लास्ट। तो सीक्वेंस एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहला जाएगा C, उसके बाद दूसरा होगा F, थर्ड होगा A, चौथा जाएगा D, पांचवा जाएगा B और लास्ट है E। देखो ये सीक्वेंस। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं और आप खुद से करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ये सीक्वेंस मैच करा के देखना, समझ में खुद ही आ जाएगा। जब बच्चे आप किसी चीज पर अपना टाइम देते हो ना, बहुमूल्य टाइम, सॉल्व करने की खुद से कोशिश करते हो, तो चीजें दिमाग में बैठती हैं, आसानी से कैद हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, दिस वन इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, दिमाग लगाइए, सॉल्व करके बताइए। तीन सेंटेंस यहां पर हैं, बाकी तीन यहां पर है। दोनों की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो देखते हैं पहला कौन सा होगा। टू एड्रेस दीज इश्यूज कैनॉट बी फर्स्ट, दीज लिखा हुआ ना, कैनॉट बी फर्स्ट एट प्रेजेंट, हाउ एवर दे आर ओनली डजन, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता, हाउ एवर लिखा हुआ है कनेक्टेड सेंटेंस। हाउ एवर अगेन, ये भी नहीं हो सकता हाउ एवर की वजह से। अभी तक हमें पहला सेंटेंस नहीं मिला, वी आर स्टिल फाइंडिंग द फर्स्ट सेंटेंस। देखो, प्लांटिंग ट्रीज यूजिंग एनर्जी सेविंग लाइटिंग सिस्टम एंड कंस्ट्रक्टिंग इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग्स आर सम ऑफ द मेजर्स दे आर टेकिंग। कौन? नहीं पता, ये भी नहीं आ सकता। द रीजन इज दैट, किस चीज का रीजन नहीं पता। इसका मतलब पहला सेंटेंस डी, राइट। क्या लिखा है? टुडे देयर इज ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, डी पहले लिख लेते हैं यहां पर। टुडे देयर इज ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस। क्या कह रहा है? ये कंसर्न है जो बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ समस्या, किसके बारे में? ग्लोबल वार्मिंग और एनर्जी और वाटर क्राइसिस के बारे में। अब नेक्स्ट कौन सा जाना चाहिए? ये एक समस्या थी जिसका निदान करेंगे, यानी कि डी ए। उधर डी था ना पहला, क्या लिखा था हमने? डी लिखा था, डी ए। To address these issues, Indian corporates are increasingly turning eco-friendly. इन चीज़ों को, क्योंकि इश्यूज की बात हुई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, क्राइसिस हो रही, वाटर की कमी हो रही है, तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इंडियन कॉर्पोरेट जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंगली टर्निंग इको फ्रेंडली, खुद को टर्न कर रहे हैं इको फ्रेंडली बनाने में, यानी जिससे इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो। तो अब क्या ऐसा कर रहे हैं? देखें वो क्या ऐसा कर रहे हैं। डी ए, यहां पे भी डी ए लिख देते हैं, जो कि हमारा हो गया है। क्या ऐसा कर रहे हैं? प्लांटिंग ट्रीज यूजिंग एनर्जी सेविंग लाइटिंग सिस्टम्स एंड कंस्ट्रक्टिंग इको फ्रेंडली, देखो इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग्स आर सम ऑफ द मेजर्स दे आर टेकिंग। वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात हो गई, यानी कि तीसरा कौन सा हो गया? एफ हो गया। डी ए एफ यहां पर भी लिख दिया, डी ए एफ यहां पर भी लिख दिया, राइट। प्लांट कर रहे हैं एनर्जी सेविंग लाइटिंग सिस्टम को, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग्स को। अब एट प्रेजेंट हाउ एवर देयर ओनली डजन ग्रीन बिल्डिंग्स। देखो ग्रीन बिल्डिंग्स की बात हुई थी, यहां कंटिन्यू कर रहा आके, ये फोर्थ हो गया, राइट। कौन सा? बी वाला। आज के समय में हाउ एवर देयर आर ओनली, सिर्फ 12 हैं ग्रीन बिल्डिंग्स इन द प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ 12 हैं। तो कोई वजह होनी चाहिए।
द रीजन, रीजन यहां बता रहा है, देखो यहां हमने क्या लिखा था, यहां पे लिख देते हैं बी, यहां पर बी। और उसके बाद 4 हो गए थे, 5वां कौन सा? द रीजन इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन इको फ्रेंडली बिल्डिंग इज 15% to 20% मोर देन पुटिंग अप ए कन्वेंशनल बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग लगाने का मतलब क्या है? ज्यादा कॉस्ट आएगी, यानी कि 5वां ये हो गया। ई यहां पर लिख देते हैं, डी ई एफ बी ई, बी ई यहां पर भी लिख देते हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज, भाई कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, लेकिन दो एन इको फ्रेंडली बिल्डिंग में कॉस्ट मोर अपफ्रंट, ज्यादा कॉस्ट कर सकता है, इट इज कॉस्ट फ्रेंडली बिल्डिंग में कॉस्ट मोर अपफ्रंट, अच्छा दोबारा लिख गया, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज ऑफ लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। क्या होता है बच्चे, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी कार की बात करें, किसी मशीन की बात करें, तो खरीदने में उसका जो परचेजिंग वैल्यू जो होती है, यानी कि उसका जो प्राइस होता है, कई बार उसमें बहुत अंतर आ सकता है, 10% का, 20% का। लेकिन अगर आपने मान लो महंगी चीज ले भी ली, तो उसको मेंटेन करने का जो खर्चा आता है वो कम होता है, उसी की बात कर रहा है लॉन्ग रन में, लॉन्ग गो में। तो इसके बाद आ जाएगा सी, तो डी ए एफ बी ई सी। अब इसमें से क्या, आपसे कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताओ, आप आसानी से बता सकते हो। देखिए क्या क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? क्या है फर्स्ट सेंटेंस? देखो डी, लगा दो डी, ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट? सेकंड सेंटेंस कौन सा भाई? ए, लगा दो ए, लगा दिया। इसका कौन सा पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड? थर्ड कौन सा है? एफ, लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स लास्ट सेंटेंस कौन सा भाई? सी, लास्ट सेंटेंस सी, लगा दो, ये हो गया। पांचवा सेंटेंस कौन सा है? देख लो एक बार फिर से, पांचवा कौन सा है? 1 2 3 4 5, ई, ई लगा दिया, हो गया ना। नेक्स्ट आ जाते हैं और देखते हैं ये क्या है। अगेन ऑप्शन वाइज जो कि होते हैं, S1 ये पहला सेंटेंस है, S6 ये आखिरी सेंटेंस है, बीच के P Q R S को अरेंज करना है। चले भाई करें मेरे साथ साथ। पहले में क्या दे रखा है? ऑल द लैंड वॉज कवर्ड, ऑल द लैंड वॉज कवर्ड बाय द ओशन। सारा जो लैंड था वो कवर्ड था किससे? महासागर से, ओशन से। द लीडिंग गॉड फाउंड द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर कहां से आ गया? नहीं, ये नहीं होगा। ए टेरिबल मॉन्स्टर प्रिवेंटेड द गॉड्स फ्रॉम सेपरेटिंग द लैंड फ्रॉम द वाटर, है ना। अपर पार्ट, लोअर पार्ट, आर और एस में बात कर रहा है, यानी कि ए टेरिबल मॉन्स्टर आया, उसने प्रिवेंट किया, गॉड को रोका, किससे? सेपरेट करने से लैंड को वाटर से, क्योंकि लैंड जो था वो किससे कवर था? पानी से। क्यू पहले जाएगा, क्यू, उसके बाद। अब देखो दो ऑप्शन कट गए, क्यू वाले बचे सी एंड डी। द लीडिंग गॉड फाउट द मॉन्स्टर, किल्ड इट एंड चॉप्ड इट बॉडी इनटू 2 हाफ्स। किसके बारे में बात है? मॉन्स्टर के बारे में। पहले मॉन्स्टर आया, उससे फाइट किया और उसको 2 टुकड़ों में कर दिया। क्यू के बाद आएगा पी। क्यूपी कहां लिखा हुआ है? यहां पर भी, यहां पर भी। तो अब देखना है कि आर पहले आएगा या ऐसा आएगा। आसान तरीका यह है, तो क्योंकि आर में कह रहा है द गॉड मेड द स्काई और द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्नामेंटेड विद द स्टार्स, और सेकंड पार्ट में कह रहा है द गॉड क्रिएटेड द अर्थ फ्रॉम द लोअर पार्ट, ग्रू प्लांट्स ऑन इट एंड पॉपुलेटेड विद द एनिमल्स। तो भाई गॉड ने पहले अपर पार्ट की बात की होगी या लोअर पार्ट की बात की होगी, हमें कैसे पता चलेगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हिंट जरूर होगा। हिंट यहां पर है, लास्ट सेंटेंस जो अपने आप में फिक्स्ड है। द गॉड मोल्डेड द फर्स्ट पीपल आउट ऑफ क्ले अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेज एंड माइंड। ये तो फिक्स है ना लास्ट वाला, लोगों को बनाया मिट्टी से। इसका मतलब ये हुआ, देखो अपर पार्ट में क्या है? ऑर्नामेंटेड इट विद स्टार्स, स्काई की बात हो रही, देखो स्काई, है ना। क्योंकि लास्ट सेंटेंस में लोगों की और क्ले की बात हो रही है, कि इसका मतलब लास्ट से पहला वाला सेंटेंस जो होगा वो अर्थ की ही बात करेगा।
प्लांट्स की बात करेगा, पॉपुलेशन की बात करेगा। इसका मतलब लास्ट सेंटेंस एस आएगा, उसके बाद जो लास्ट गिवन है जो फिक्स है वो आ जाएगा। एस कहां पर है खोज लो, ये यानी कि बात पहले गॉड करेगा अपर पार्ट की जिससे उसने स्टार बनाया, स्काई बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेगा लोअर पार्ट की जिसमें अर्थ बनाया, और मोल्डेड द फर्स्ट पीपल, ये पीपल से कनेक्ट हो रहा है लोअर पार्ट अर्थ का, राइट, इसलिए डी हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा वाला कैसे डी हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहे तो, इसको हम रब कर देते हैं। आपके पास क्वेश्चंस का थोड़ा सा ग्रुप रहेगा, बना रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो अच्छी बात रहेगी। लेने स्क्रीनशॉट इसका। Now the next is पहला लिखा हुआ है S1 दैट इज S6 लास्ट वाला है। कुछ नहीं करना है, इसमें पेयर बनाओ, बस पेयर, कहानी ना समझ में आए पेयर बनाओ। देखो, देन ए चांस कस्टमर वुड कम, कस्टमर जब आएगा, लिंकन वुड जंप अप एंड अटेंड टू हिज नीड्स एंड देन रिवर्ट टू हिज रीडिंग। कस्टमर के लिए बात हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा का टाइम ना लो, तो इसमें आसानी से कर सकते हो कि आप पेयर ढूंढ लो कि पी आर कहां लिखा है। पी आर को पढ़ो जरा सा एक बार। सबसे पहले फॉर सम टाइम इन हिज यूथ अब्राहम लिंकन वॉज द मैनेजर फॉर ए शॉप, एक मैनेजर था। उसके बाद क्यों, यंग लिंकन वे ऑफ कीपिंग शॉप वॉज एंटायरली अनलाइक एनीवन एल्स, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, शॉप को रखने का तरीका अलग था। एस ही यूज्ड टू ले फुल लेंथ, वो लेटा करता था ऑन द काउंटर ऑफ द शॉप ईगरली रीडिंग ए बुक, और रीडिंग किया करता था हमेशा लेटकर। एस, और उसके बाद तब एक चांस कस्टमर आता था, कोई बाई चांस कोई आ गया, देन अ चांस कस्टमर वुड कम, उसके बाद जैसे इसमें लिखा पी, और लिंकन वुड जंप अप एंड अटेंड टू हिज नीड्स एंड देन रिवर्ट टू हिज रीडिंग। नेवर बिफोर हैड लिंकन हैड सो मच टाइम फॉर रीडिंग एज हैड देन, यानी उससे पहले लिंकन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ने का। तो यानी कि उसमें उन्होंने शॉप पर काम करने का बहुत फ़ायदा उठाया कि वहाँ पे हमेशा रीडिंग करते रहते थे, जैसे ही कस्टमर आता था तुरंत खड़े होकर बैठ जाते थे। तो ये बी वाला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज, चलिए भाई बताएं। पहला सेंटेंस है ए फोर्स एक्सिस्ट बिटवीन एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, ये पहला हो गया, या 6 लास्ट हो गया, राइट। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, फिक्स्ड रहेंगे अपनी जगह पे, बीच के अरेंज करने होंगे आपको। पढ़ लेते हैं पहला क्या है। ए फोर्स एग्जिस्ट, एक फोर्स एग्जिस्ट करता है बिटवीन एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, हर एक चीज के बीच में, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सबके बीच में एक फोर्स होता है। अच्छा, नॉर्मली इट इज वेरी स्मॉल, एवरीबॉडी ऑन द नियर सरफेस अट्रैक्टेड बाय द मास ऑफ अर्थ, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ, ये तो बात की बात है। हमने कहा कि एक फोर्स होता है, और इंट्रोडक्शन के बाद अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि ये किसने बताया था, तो ये पहले बताना हमें पड़ेगा कि इट हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय मैनी साइंटिस्ट इंक्लूडिंग गैलीलियो एंड न्यूटन, यानी क्यू से शुरुआत हो जाएगी, है ना। एक फोर्स एग्जिस्ट करता है हर एक चीज के बीच में यूनिवर्स में, और ये इन्वेस्टिगेट किसने किया था, गैलीलियो और न्यूटन ने। उसके बाद देखें, पी वाले कट हो गए, ऐसे क्या करो, क्यू दोनों में, क्यू के बाद देखो दोनों में क्या है, ऐसे, तो उसके बाद क्या आएगा, ऐसा आएगा। एस में क्या लिखा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडीज इन्वॉल्व, मास ऑफ द बॉडीज में इन्वॉल्व रहता है ये। और इसके बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, पी आना चाहिए। देखिए, तो टेक्निकली इसमें लिखा नॉर्मली इट इज वेरी स्मॉल बट व्हेन द वन ऑफ द बॉडीज इज ए प्लैनेट लाइक अर्थ, देखो यहां पे बात हुई है लाइक अर्थ की, अर्थ के जैसी हो, द फोर्स इज कंसीडरेबल, फोर्स ज्यादा हो जाता है। अब एवरीथिंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के बारे में तो तब बात करेगा जब यहां पर लाइक कह देगा, लाइक अर्थ, यानी कि पी पहले आएगा, अर्थ दोनों में ना, पी पहले जाएगा, आर बाद में आएगा, है ना। यहां पे फिक्स करके बता रहा है अर्थ को, यहां पे बता रहा है लाइक प्लैनेट लाइक अर्थ, यानी अर्थ के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है और यहां पर अर्थ के बारे में बात कर रहा है। पी आर, पी आर का कॉम्बिनेशन कहां पर है, ये क्यू एस पी आर, समझ गए बात को।
एस इससे पहले आएगा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ द बॉडीज इन्वॉल्व्ड। उसके बाद P, नॉर्मली इट इज वेरी स्मॉल बट व्हेन वन ऑफ द बॉडीज इज लाइक प्लैनेट लाइक अर्थ द फोर्स इज कंसिडरेबल, ज्यादा हो जाता है। उसके बाद R, everything on or near the surface of the earth is attracted by the mass of the earth. उसके बाद the greater the mass, the greater is the earth's force of attraction on it. We can call this force of attraction gravity, right? Next is पहला सेंटेंस क्या है? S1, this one S6। चलो भाई जल्दी से आप लोग करो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से, और फिर मुझे आंसर बताओ, फिर मैं मैच कराऊंगा आपका आंसर सही है गलत। कैलकाटा अनलाइक अदर सिटीज कीप्स इट्स ट्रैम्स, अपने ट्रैम्स को रखता है, कोई एक तरीके की गाड़ी होती है जो सामान को लेके जाती है इधर से उधर। कैलकाटा अनलाइक अदर सिटीज यानी बाकियों के जैसे नहीं, अपने ट्रैम्स को अपने पास रखता है। एज रिजल्ट कंजेशन हो जाता है क्या? इट वॉज गोइंग टू द फर्स्ट इन साउथ एशिया, फर्स्ट ये तो नहीं हो सकता ट्रैम्स। दे रन डाउन, हाँ ये हो सकता है कि ट्रैम्स वो गाड़ियां होती सामान लेके जाती है। दे रन डाउन द सेंटर ऑफ द रोड एज अ रिजल्ट। हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कंजेशन का मतलब क्या होता है? जाम लगना, ट्रैफिक। चलिए भाई सॉल्व करिए। तो अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसे तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, कैलकाटा अनलाइक अदर सिटीज कीप्स ए ट्रैम रखता है, और उसके बाद ट्रैम्स के बारे में बात हो रही कि दे रन डाउन द सेंटर ऑफ द रोड, आर होना चाहिए। फिर उसके बाद होना चाहिए एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो रोड में चलते, सेंटर ऑफ द रोड में चलते हैं, देयर हॉरेंडस कंजेशन हो जाता है ना। यहाँ पे एज अ रिजल्ट देयर इज लगा लो, मिस हो गया होगा। हॉरेंडस यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंजेशन हो जाता है, इसका मतलब ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो पी आ जाना चाहिए। उसके बाद अब ये जो जाम आ रहा है या ट्रैफिक आ रहा है, इसको ईज भी करेंगे। टू ईज दिस इन द सिटी डिसाइडेड टू ईज इट, देखो टू ईज इट इन द सिटी, यहां पे ऐसा एक्चुअली कॉमा होना चाहिए। टू ईज इट द सिटी डिसाइडेड टू बिल्ड एन अंडरग्राउंड रेलवे लाइन, ऐसा आना चाहिए। उसके बाद ये जो रेलवे लाइन है, इट वॉज गोइंग टू द फर्स्ट इन साउथ एशिया, द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन 1972। आरपीएसक्यू, आरपीएसक्यू ये लगा दोगे। इससे आसान तरीका हमारे पास क्या है? पेयर बना लो बच्चे, पेयर बना लो, विद इन 10 सेकेंड्स आप आंसर दे सकते हो। देखो टू ईज इट, किस चीज को ईज करेगा? ये चलते हैं सेंटर में, इस चीज को ईज करेगा, आसान बनाएगा नहीं। इट वॉज गोइंग टू द फर्स्ट, नहीं इसको आसान नहीं बनाएगा। आसान किसको बनाएगा भाई? कंजेशन को सॉरी ट्रैफिक को आसान बनाएगा। इसका मतलब पहले तो पी के बारे में बात होगी, उसके बाद एस आ जाएगा। पी एस का कॉम्बिनेशन चेक कर लो, पी एस कहां पर है? पी एस यहां पर भी है, पी एस यहां पर भी है, लेकिन क्योंकि पी से शुरुआत नहीं हो रही है, कैलकाटा अनलाइक अदर सिटीज की स्ट्रेंथ, दे रन, कौन दे यानी कि आर शुरुआत हो रही है, तो बचा कौन सा? ये वाला डी, आसानी से हो जाएगा राइट। या ये भी कह सकते हो द सिटी डिसाइडेड टू बिल्ड एन अंडरग्राउंड रेलवे लाइन, और उसके बाद इट वॉज गोइंग टू द फर्स्ट इन साउथ एशिया, यानी कि एस के बाद क्यू, एस क्यू भी देख सकते हो। एस क्यू कहां पर है? यहां पर है, एंड में आएगा एस क्यू। द फाउंडेशन क्योंकि यहां से रिलेट हो रहा है तो आखिरी में आएगा ना, एस क्यू पहले नहीं आएगा। तो कई किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आंसर आना चाहिए बस। नाउ द नेक्स्ट इज in the middle of the one side of the square sits the chairman of the committee and the most important person in the room। पहला दे रहा है ये S1 हो गया, ये हो गया S6। मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको अलग अलग दिखाई पड़े। बीच के सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहा कि फॉर ए कमिटी इज नॉट जस्ट अ मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ऑन हिम रेस्ट मच ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द कमिटी। व्हाइल दिस इज हैपनिंग वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द फील ऑफ दिस कमिटी। As the meeting opens, he runs briskly through a number of formalities। नहीं समझ में आ रहा कौन सा कहां पे रखे, लेकिन जब कुछ ना समझ में आए तो पेयर बनाओ, कीवर्ड ढूंढो। While this is happening, एक कीवर्ड हमको मिला, जब ये हो रहा है उसके दौरान क्या हो रहा है? For a committee is not just a mere collection of individual, ये हो रहा है नहीं, ये तो बता रहा है कि कमेटी के लिए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि कुछ और भी। On him rests much of the responsibility for the success failure, ये हो रहा नहीं हो रहा है। As the meeting opens,
ही रन्स ब्रिस्कली थ्रू ए नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, जैसी मीटिंग शुरू होती है नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज करने चला जाता है। वाइल दिस इज हैपनिंग, फॉर्मेलिटीज तो हो रही है, इसका मतलब एस के बाद आर, ये एस आर का कॉम्बिनेशन जरूर बनेगा, शाहरुख खान का एस आर के होता है वो, तो ये कॉम्बिनेशन जरूर बनेगा एस आर का। एस आर खोज लो कहां पर है, कहां मिला भाई एस आर, एस आर, एस आर यहां मिल गया, तो जल्दी से ये वाला ऑप्शन लगा के चले आएंगे। अब ये जो QSRP है इसको एक बार फिर से पढ़ना तो आपको समझ आएगा स्टोरी कहाँ से, लेकिन हमें स्टोरी नहीं बनानी होती है, हमें एग्जाम में इजीली सॉल्व करना होता है, जल्दी से विद इन हाफ ए मिनट सॉल्व करना होता है। उसके लिए आपको पेयर बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया और मैंने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इज छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग ABCD, 5 सेंटेंसेस लिखे छोटे छोटे, आपको अरेंज करने, देखते कितने लोग सही ऑप्शन बता सकते हैं। इसमें कोई सेंटेंस कहीं भी हो सकता है, ABCD, इसमें पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं दिया कि पहला ये है या सिक्स्थ ये लास्ट ये है, फिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें क्या हम लोग प्रोजेक्ट इन ओमान यहां शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, प्रोजेक्ट अगर होता तो दा से शुरुआत करते ना। कमीशन ए सोलर, ये भी नहीं हो सकता। स्टर्लिंग, फर्स्ट इंडियन नहीं, हैज बिकम से शुरुआत हो नहीं सकती, तो यहां शुरुआत होगी। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड, ये क्या है? कंपनी का नाम है। हैज बिकम, ये पहला हो गया, हैज बिकम द फर्स्ट, जैसे आ गया द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्या, टू प्रोजेक्ट नहीं, टू कमीशन ए सोलर फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट इन, फोटोवोल्टेक क्या है? प्रोजेक्ट है इन ओमान। 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे पहले क्या है? CEDBA, कौन सा गया? ये वाला। क्लियर होगा भाई? पांचवा कैसे आया? नेक्स्ट, by the end of this century contributing up to Greenland may lose 13 inches of sea level rise। नया सब्जेक्ट मैटर कहां दिख रहा है बच्चे? बाय द एंड नहीं, ग्रीनलैंड से पहला ही हो गया। सी से शुरुआत होगी, सी से शुरुआत होगी तो यही लगा दो ना, देखो ADED, बिना देखे यही लगा दो, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ग्रीनलैंड शुरुआत हो रही, यही लगा दिया हमने, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लो 5 सेकंड में हो गया, तो आगे पढ़ भी लेते हैं। ग्रीनलैंड में लूज क्या, 4.5% ऑफ इट्स आइस लूज कर सकता है। उसके बाद A, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। उसके बाद B, कंट्रीब्यूटिंग अप टू, कितना कंट्रीब्यूट कर? अप टू 13 इंचेस ऑफ सी लेवल राइज। ठीक है, सी लेवल में जैसे बर्फ पिघलती ना, तो जो सी का लेवल होता है वो राइज कर जाता है, वही बात कर रहा है। देखा कितनी आसानी से कर लिया। अगला देखें, and which were not children nowadays do not, which available to their parents appreciate the opportunities। देर से शुरुआत हो नहीं सकती, देखो देर लगा, विचार क्या पता नहीं, एंड से शुरुआत हो नहीं सकती, अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी ये भी नहीं हो सकता। पहला कौन सा नया सब्जेक्ट मैटर होगा? चिल्ड्रन, ये बी से शुरुआत होगी, बी एक ही ऑप्शन हमारे पास। चिल्ड्रन नाउडेज डू नॉट क्या, अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद ई, उसके बाद विच आर ओपन टू देम, जो उनके लिए खुली हुई अपॉर्चुनिटी, सी। उसके बाद एंड विच वर नॉट, जो अवेलेबल नहीं थी, एंड विच वर नॉट अवेलेबल टू दियर पेरेंट, जो उनके पेरेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं थी, ये वाला BECAD। देखा आपने कितना आसान था। द नेक्स्ट इज ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स आर स्टिल सर्चिंग, ऑफ शुरुआत नहीं हो सकती, आर स्टिल सर्चिंग से शुरुआत नहीं हो सकती, फॉर वर्क से शुरुआत नहीं हो सकती। हाँ, मोर देन 1/4 से शुरुआत हो सकती, इन विलेज से शुरुआत नहीं हो सकती। इसका मतलब डी वाला पहला हो गया, और डी वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास है, डी के बाद आएगा ए। मोर देन 1/4 ऑफ किसका? ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स आर स्टिल सर्चिंग क्या? फॉर वर्क, वर्क के लिए सर्च कर रहे हैं इन विलेजेस, पहला। राइट, नेक्स्ट, ए ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म
आ सकता है पहला, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द यूज टू डिस्क्राइब अर्थ एटमॉस्फेयर ओशंस, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से शुरुआत होगी, ए से शुरुआत हो जाएगी, ए इसमें है, राइट। पांचवा ऑप्शन इसका कहाँ चला गया भाई, 4 ही थे क्या? हाँ 4 ही थे, चलो थैंक यू, हो गया जल्दी। हाँ, ए में क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म के बाद क्या आएगा, यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी डी आएगा, एक बार डी, यूज्ड टू डिस्क्राइब ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इसका मतलब पहला सही हो जाएगा, ये गलत हो गया पहला, देखो मैच कराओ। ए के बाद ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब, ए के बाद डी, राइट। तो देखा आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं यहाँ पर, कितना आसान था सॉल्व करना, बड़ी आसान से हम लोग ने सॉल्व कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए। और जुड़े रहिए इन सभी लेक्चर्स के साथ, क्योंकि अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया तो चीज़ें मिस हो जाएंगी और आगे समझ में नहीं आएगा। तो मुझे पता है कि जब भी बात होती है लैंग्वेज की, इंग्लिश की, बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक सेंटेंस जब हम लोग इंग्लिश में सुनते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम जवाब दे जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि भले ही आप इंग्लिश ना बोल पाओ या आप इंग्लिश सही से ना पढ़ पाओ, लेकिन हाँ इंग्लिश के क्वेश्चंस कर पाओगे अगर आप लगे रहोगे, सॉल्व करते रहोगे। तो इसी के साथ चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा की तरह जय हिंद।